हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के बारे में। और आपको पता है कि यूपी पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए लूसेंट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप यूपी पीएससी नहीं, बीपीएससी, एमपी पीएससी, आरपीएससी यानी कि राजस्थान पीएससी, कोई भी अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए 100% इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, वैसे तो आज दिवाली है और मैं दिवाली के प्रोग्राम से कुछ देर पहले ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हैप्पी दिवाली सबको। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटस्थनीज एक ग्रीक विद्वान ने किया था। ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटस्थनीज ने किया था। अब ध्यान देना है, जो सुबह आएगा वो वीडियो वो हिस्ट्री से रिलेटेड होगी, यानी कि इतिहास से रिलेटेड होगी। ठीक, और इवनिंग में यानी कि इस समय आपको मिलेगा भूगोल का वीडियो। हिस्ट्री का वीडियो आपको 9 बजे से पहले मिल जाएगा। ठीक है, और जो भूगोल का वीडियो होगा वो ज़्यादातर आपको 8 बजे के बाद मिलेगा और 10 बजे से पहले मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में ही टाइमिंग होगी, आप कभी भी चैनल पे आके वीडियो को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। और जो भूगोल शब्द दिया गया है इसको ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से मिलकर बनाया गया है। पहला है जियो, जियो का मतलब है पृथ्वी, और होता है ग्रोफस, ग्रोफस का मतलब होता है वर्णन। यानी कि दोनों शब्दों को अगर एक साथ मिलाकर रखा जाए तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया था? तो यूनान के निवासियों ने प्रदान किया था। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियडिस जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, सर्वप्रथम भूगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जस पीरियडिस किसकी रचना है? तो हिकेटियस की रचना है। और इसमें क्या किया गया था? तो भौगोलिक तत्वों को क्रमबद्ध किया गया था। अध्ययन के स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली थी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में, अब देखो शताब्दी मैं बता देता हूँ, अगर कहीं भी 20वीं शताब्दी लिखा है मतलब कि आप 200 वर्ष की ओर बढ़ रहे हो, यानी कि 2000 वर्ष की ओर बढ़ रहे हो। यानी कि आप सन जो लिखोगे वो 1900 समथिंग लिखोगे। जैसे अगर 1945, इसको 20वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक है, और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ कहने का मतलब है 1900 के बाद और 1950 के पहले। ठीक है, 20वीं शताब्दी के अंत में यानी कि 1950 के बाद और 1999 के पहले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20वीं शताब्दी के बारे में। भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी, पहला था संभववाद और दूसरा था निश्चयवाद। देख लेते हैं दोनों को बारी बारी। संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। ध्यान देना, पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, किसमें? संभववाद। तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक थे भूगोलविद्ता वाइडल डी ला ब्लास और फ्रेबे। और निश्चयवाद में कहा गया कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। ध्यान देना है, यहाँ मनुष्य पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, यानी मनुष्य पर्यावरण जो है मनुष्य के अनुसार चलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे भूगोलविद्ता रिटल, रैटजेल, एलन सैम्पूल और हंटिंगटन। ठीक है, और रैटजेल को कहा जाता है नवीन निश्चयवाद का संस्थापक। ठीक, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से अपोजिट थी। भूगोल की कुछ परिभाषाएं भी हैं, हालांकि ये आपको पीसीएस वगैरह में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आंसर राइटिंग अगर करते हो पीसीएस का ही तो उसमें ये काफ़ी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। आरओ कुछ भी आप पेपर देते हो तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। दूसरी परिभाषा दिया गया है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा था?
तो क्लैडियस टॉलमी ने कहा था, क्लैडियस और टॉलमी ने। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है, कार्ल रिटर ने कहा था। भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, ये कहा था आर्थर होम्स ने। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में अगर देखा जाए तो अस्तित्वमान यानी कि जो विद्यमान है द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, द्रव यानी कि कोई भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हो और जो ऊर्जा जो महसूस करते हो, इन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या है, ब्रह्मांड है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणु यानी कि छोटा सा छोटा भी कण लेकर महाकाय आकाश गंगाओं यानी कि गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों परिभाषाएं एक ही हैं लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसको प्रतिपादन किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, इसको दिया था एफ जॉर्ज लेमेंतेर ने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, इसको स्थिर अवस्था संकलना भी कहते हैं यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। तीसरा है दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसको दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। कौन सा सिद्धांत, दोलन सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, स्फीति सिद्धांत, इसको दिया था अलेन गुथ ने। कौन, अलेन गुथ। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महाविस्फोट सिद्धांत था यानी कि बिग बैंग थ्योरी थी, वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एफ जॉर्ज लेमेंतेर ने किया था। बाद में इसे रॉबर्ट बेगोनेर ने व्याख्या किया था। ठीक है, दिया किसने था, जॉर्ज लेमेंतेर ने। व्याख्या किसने की, रॉबर्ट बेगोनेर ने। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं उसको हम यहाँ देखने वाले हैं। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है पहले अति छोटे गोलक यानी कि एक परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान बहुत अधिक और घनत्व अनंत था। अत्यधिक संकेंद्र, जाहिर सी बात है जब किसी एक बिंदु पर ये होंगे और आयतन बहुत कम होने वाला है, तापमान बढ़ गया, घनत्व भी बढ़ गया, तो अत्यंत संकेंद्रण ही तो होंगे। इसके कारण बिंदु में अचानक से विस्फोट हो गया। जैसे गुब्बारे में आप भरना शुरू कर दो तो गुब्बारे की एक सीमा होगी, उसके बाद तो वो फटेगा ही। सेम काम इस थ्योरी में भी हुआ। आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी कि बिग बैंग कहा गया। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। ठीक है, बिखराव के कारण ही क्या हुए, सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। ठीक है, काले पदार्थों के समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट यानी कि बिग बैंग की घटना करीब आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब यानी कि बिलियन, ठीक है, बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद यानी कि जब बिग बैंग की घटना हुई थी उसके बाद। ठीक है, लेकिन आज से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पूर्व, लेकिन बिग बैंग के बाद 10.5 अरब वर्ष। ठीक है, और आज से करीब 10.4 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ, सौर मंडल का। कब, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, आज से। लेकिन बिग बैंग की घटना से देखेंगे तो वो होगा 10.5 अरब वर्ष पूर्व, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से इसमें निरंतर विस्तार जारी है, यानी कि तभी से विस्तार हो रहा है और आज भी हो रहा है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। जैसे नासा ने सन 2001 में मैप मिशन, ठीक है, मैप को कहते हैं माइक्रोवेव एनिस्ट्रोफी प्रोब, एक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की।
ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हबल, कौन? एडविन हबल का योगदान उल्लेखनीय है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। ठीक है, एक बार इसको आप रिवाइज करके भी पढ़ लेना। जो नासा का जो हमारा मैप मिशन है, ठीक है, मैप यानी माइक्रोवेव एरिस्टोटल प्रोब, 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में इसकी पुष्टि हेतु मैप परियोजना, ठीक है, शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है। इससे प्राप्त चित्रों से बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 को, ध्यान देना, ये सन 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.5 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। डेविड विल्किंसन का निधन सितंबर 2002 में ही हो गया था। ठीक है, इसके पश्चात इनके सम्मान में जो मैप उपग्रह था उसका नाम 11 फरवरी 2003 को बदल कर डब्ल्यू मैप कर दिया गया, यानी विल्किंसन मैप, ठीक है, रखा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 जून 2010, ध्यान देना ये भी सन मार्च है, जून नहीं है, 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको शॉर्ट में सेरन कहते हैं, जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे और 27.36 किमी लंबा सुरंग जॉर्ज हेल्ड्रन कोलोनाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, तो जो हमारा लार्ज हेल्ड्रन कोलोनाइजर था, जिसको LHC कहते हैं, लार्ज हेल्ड्रन कोलोनाइजर, यह महाप्रयोग कब हुआ था? तो 30 मार्च सन 2010 को। ठीक है, इसमें क्या किया गया? तो जिनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे और 27.36 किमी लंबा सुरंग खोदा गया। सितंबर 2008 में यही महाप्रयोग असफल रहा था। ठीक है, यानी कि 2010 से पहले भी इसको आजमाया गया था, लेकिन ये विफल रहा। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान, ठीक है, हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास किया गया। यह माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान, ठीक है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के सारे रहस्य छुपे हैं, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो सबसे बेसिक यूनिट नहीं है, गॉड पार्टिकल सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सेरन, ठीक है, सेरन का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? तो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। तो ध्यान देना है, जो गॉड पार्टिकल है उससे मिलता जुलता एक सब पार्टिकल खोजा गया है। कब? 4 जुलाई 2012 को। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिब्स ने सन 1964, ध्यान देना है, सन 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को किसने पेश किया? तो हिब्स ने। कब? सन 1964 में, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसान थ्योरी पर आधारित था। तो सत्येंद्रनाथ बोस की कौन सी थ्योरी थी? तो बोसान थ्योरी। इसी पर हिब्स ने भी अपनी थ्योरी प्रस्तुत की, जिसको गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10.8 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष को समझना जरूरी है कि प्रकाश वर्ष क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, कहा जाता है कि जब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है ना, उस दूरी के प्रकाश वर्ष नाम रखा गया। तो इसमें है हालांकि वर्ष, लेकिन ये मात्रक है दूरी का। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनियाँ यानी कि गैलेक्सी हैं, और प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अरब यानी कि बिलियन, ध्यान देना, अरब यानी कि बिलियन, और मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी। अब ध्यान देंगे मंदाकिनी क्या है। तो मंदाकिनी को समझिएगा, ये है क्या? ये तारों का एक समूह है। क्या है? तारों का समूह,
जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। ठीक है, तारा निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत का क्या है, गैस पुंज है। कौन, मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहलाता है। इसी को क्या कहेंगे हम, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहेंगे। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसको हम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। तो हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। ये है क्या, तारों का एक समूह है जो धुंधला सा दिखाई देता है और ये तारा निर्माण की प्रक्रिया की एक शुरुआती गैस पुंज है, यानी कि गैसों का समूह है, और इसको हम मिल्की वे भी कहते हैं। तो हमारी आकाश गंगा के बहुत सारे नाम हैं, दुग्ध मेखला, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। अब तक ज्ञात मंदाकिनी यानी कि हमारी मंदाकिनी की बात हो रही है, मिल्की वे 80% भाग जो है वो स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार है, कुछ ऐसा दिखने वाला। ठीक है, जैसे स्प्रिंग को देखो आप, ठीक है, सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है। ठीक है, हमारी मंदाकिनी का क्या नाम है, तो मिल्की वे, आकाश गंगा या दुग्ध मेखला। कैसा संरचना है, तो सर्पिलाकार। किसने देखा था, तो गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी जो है उसको देवयानी कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न है। हमारी आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है, तो देवयानी। और आकाश गंगा ही हमारी क्या है, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी है। ठीक है, ये नाम याद रखना है। और इस देवयानी को एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी जो है वो है ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी मंदाकिनी, ड्वार्फ। इसको अभी हाल ही में खोजा गया। अब बात करते हैं निहारिका यानी कि नेबुला के बारे में। निहारिका यानी कि नेबुला के बारे में। निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है, ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। ठीक है, तो निहारिका में तारों का जन्म होता है। ठीक है, और जो हमारा मंदाकिनी है यहाँ पर तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। ठीक है, और यहीं पर इसका जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों के बादल होते हैं। निहारिका में धूल और गैसों के बादल होते हैं। सभी तारों का जन्म निहारिका में ही होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। ठीक है, तो निहारिका के बारे में क्या है, तो एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। ठीक है, और ये धूल और गैसों के बादल होते हैं। वैसे तो सभी तारों का निर्माण निहारिका में ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। ठीक है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम वीवर से बनते हैं। 2 न्यूट्रॉन तारे किससे बनते हैं, एक श्याम वीवर से बनते हैं। न्यूट्रॉन तारे और श्याम वीवर को मृत तारा माना जाता है। ये भी क्वेश्चन है, कौन से तारे को मृत तारा माना जाता है, तो न्यूट्रॉन तारे या फिर श्याम वीवर को मृत तारा माना जाता है। ठीक है, और तारों में कौन कौन से गैस होते हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस। ठीक है, निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा किसी विस्फोटक तारों से बने सुपरनोवा से। किसी विस्फोटक तारों से बने सुपरनोवा से। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। ठीक है, ब्रह्मांड के जन्म के बाद किसका जन्म हुआ, परमाणुओं का। और इन परमाणुओं से धूल और गैसों के बादल का निर्माण हुआ। यानी कि धूल और गैसों के बादल किससे बने हैं, परमाणुओं से बने हैं। और ये परमाणु कब बना, तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित हुआ इसे भी निहारिका का जन्म होता है। ठीक है, इससे भी निहारिका का जन्म हुआ। सुपरनोवा से जो भी पदार्थ उत्सर्जित होता है उससे किसका जन्म होता है, निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं वेल और कर्क। ठीक है, वेल और कर्क क्या है, एक निहारिका है। किससे जन्म हुआ है, तो सुपरनोवा से उत्सर्जित पदार्थों से। तो निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ध्यान देना है, निहारिका की उत्पत्ति किससे हो सकती है, तो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ निहारिका के प्रकार दिया गया है। निहारिका के प्रकार, पहला है उत्सर्जी निहारिकाएं। यह सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं। और उदाहरण के लिए चील एवं झील निहारिका। चील एवं झील निहारिका कौन सी निहारिका है, उत्सर्जी निहारिका। इसके विशेषताएं क्या है, तो सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं और ये बन रहे तारे से प्रकाशित होती हैं। दूसरा होता है परावर्ती निहारिका। ठीक है, परावर्ती
निहारिका यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, नाम में ही परावर्तन छुपा है। तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडेस निहारिका, प्लेइडेस निहारिका। तो प्लेइडेस निहारिका किसका उदाहरण है? परावर्तन निहारिका। ये क्या करता है? तारों के प्रकाश को परावर्तित करता है। फिर है श्याम निहारिका। श्याम निहारिकाएं ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि यह अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर दूर तक नहीं देखा जा सकता और ये प्रकाश को आने नहीं देती, इसलिए इस निहारिका को कौन सी निहारिका कहते हैं? श्याम निहारिका कहते हैं। ग्रहीय निहारिकाएं, ग्रहीय निहारिकाएं क्या हैं? तो इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। ठीक है, तो ग्रहीय निहारिकाएं होती हैं। आर्यन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। कौन? आर्यन नेबुला। तारों के बने विस्तृत जानकारी के लिए भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें। ठीक है, तो खैर इसके बारे में तो और जानकारी आगे मिल सकती है। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा सौर मंडल, और चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए इस वीडियो में हम उसको कवर नहीं करने वाले हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप नए हो और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और नहीं पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।